स्टेल्थ में तमाम तकनीकी, और कहते हैं इसमें एक पेंट तक खास लगाया जाता है बिल्कुल, जो इसको छिपाता है। क्या इसको भी ढूंढ निकालेगा सूर्या? ये देखिए वो क्या होता है कि एब्जॉर्बेंट होता है वो पेंट। जैसे कि जब आपकी रेज हिट करेंगी तो वो वापस बाउंस बैक करती हैं। इसी प्रिंसिपल पे रडार चलता है। सर बेहतर बता पाएंगे। इसमें स्पेशल कोट ऑफ पेंट लगता है एयरक्राफ्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो कि वो पेंट जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वापस वो ट्रांसमिट नहीं करता है। वो बनता है स्टेल्थ। ओके, आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिनेश, थोड़ा हमारे दर्शकों को और अच्छे से समझ में आए ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी छिपा हुआ कैसे और फिर इसको ढूंढा कैसे जाता है। थोड़ा सा देता हूं। 0.001 स्क्वायर मीटर जब होता है रडार क्रॉस सेक्शन, जैसे रडार से लौट के आया मुझे उतना छोटा सा दिखा, तब उस जहाज को अब ये रेडार क्रॉस सेक्शन भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका फाइटर प्लेन है, इस फाइटर प्लेन को क्रॉस सेक्शन मतलब अगर इसको बीच से आप काट दें तो जो एरिया मिलेगा उसको क्यों कहते हैं क्रॉस सेक्शन? क्योंकि उतनी ही सतह मिलती है रेडार के जो सिग्नल्स हैं उनको जाके टकराकर वापस आने के लिए, और उसी से एक बनता है सिग्नेचर जिससे आप समझते हैं ये कौन सा विमान है जो आ रहा है। आपने सरलीकरण बड़ा अच्छा किया। एक ही बात ऐड करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्शन होता है वेव्स का, अगर सारी एब्जॉर्ब हुई तो कम जाएंगी तो और कम दिखेगा। इसलिए रडार ऑब्जॉर्बेंट जब पेंट लग जाता है तो किरणें वापस नहीं जाती हैं। किरणें आई, उनको वापस जाना चाहिए मुझे देखने के लिए, वो वापस नहीं गई। तो वापस नहीं गई क्योंकि आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अच्छा। लेकिन गई थोड़ी सी, जो थोड़ी सी गई वो बहुत थोड़ी दिखती हैं, उसको स्क्वायर मीटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये कंपैरिजन दूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनका 2-3 स्क्वायर मीटर्स होता है क्रॉस सेक्शन। अच्छा। लेकिन जो इसका होगा 0.001 स्क्वायर मीटर होगा। अब आप समझे कितना कम हो गया। अब इस छोटे से सिग्नल को पकड़ने के लिए जो आपको रेडार चाहिए वो इतनी सेंसिटिविटी का, इतने एम्पलीफिकेशन का, इतने नॉइज रिडक्शन वाला चाहिए, वो ये रेडार है। इसलिए अब उसका आउटपुट क्या हुआ, J-35 लाओ, हम उसको भी मारेंगे। तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी आंख नाक कान वाली चीज भारत को मिल गई, बहुत सेंसिटिव, कि उसको छोटी सी छोटी चीज भी एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर छुपी हुई चिड़िया भी है तो उसको ढूंढ लेने की खूबी इसमें होगी। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जरा अगली खबर देखिए। शहबाज शरीफ ने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एहसान कर रहे हैं, जल समेत सभी विवादित मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, खून बहने वाला था? भारत पहले ही कह चुका है अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। शहबाज शरीफ बात करने के लिए अब मरे जा रहे हैं। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. पिछले करीब पखवाड़े भर से पाकिस्तान में यह शब्द पीस इतने बार कहा और सुना गया है जो इसके पहले 75 साल के इतिहास में दोहराया नहीं गया, सुना नहीं गया। पीस, पीस एंड पीस। अगेन दे वांट पीस, हेंस दे वांट टू टॉक। ये कौन सा पीस है? अब भाई वो मेरे को लगता है ये बिरयानी वाले पीस की बात तो नहीं कर रहा। अब देखिए दिनेश भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान को देखिए कोई भी इंसान हो उसको बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। ठंड और बेइज्जती उतनी लगती है जितनी महसूस होती है। अब इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। आप देखिए फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को, कोई बात नहीं। आपने हर जगह ये बोल दिया कि हम जीत गए, भारत को हरा दिया, कोई बात नहीं। अब एक जो इंसान है जो जीत गया है, कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया है, इनके बकौल इन्होंने भारत को कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया है। ये तुर्की गया, अमन की बात कर रहा है। ये ईरान के हेड से मिला वहां पे, सुप्रीम लीडर से, ये अमन की बात कर रहा है। ये टेलीविजन पे जाता है, हम भारत से बात करना चाहते हैं। अरे आप जीत गए हैं। शहबाज शरीफ आपको क्यों, या आप भूल गए? बादाम खाइए, याददाश्त अपनी तेज करिए भाई। आपने भारत पे फतेह पाई, मुझे हंसी आपने भारत पे फतेह पाई है, आप क्यों भूल जाते हैं? अब ये भी कितना फेक करेगा बेचारा। देखो ना, इसकी गलती नहीं है, लेट्स फॉरगिव हिम। ये कितना झूठ बोले। कभी चाइनीज एक्सरसाइज की फोटो दे दी कि ये हमने भारत को हरा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी वीडियो गेम का कि हमने राफेल मार दिया। अब कहीं ना कहीं तो मन के अंदर जो है उबाल वो बाहर निकलेगा, और मन का उबाल ये निकल रहा है कि भैया हमें भारत से बात करनी है, भारत से बात करा दो। और भारत के बाद जाता है ये पैर पकड़ता कहता भारत से बात करा दो। नहीं तो भारत ने कह दिया हम पीओके पर बात करेंगे, करो।
ये कहता है सारे मुद्दों पे बात करो, हम अमन चाहते हैं। अरे शहबाज शरीफ, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, इसके कल मैं आऊंगा, याद रहेगी भाई, मुझे याद दिलाना, मैं इसके लिए 5 बादाम लेकर आऊंगा शहबाज शरीफ के लिए। तुम भूल गए, तुम जीत गए हो, तुम्हारा बंदा फील्ड मार्शल बन गया है। और कितना जीतना चाहते हो तुम जीत गए। तुमने 36 के 36 राफेल गिरा दिए। दिल्ली में हम लोग चल नहीं सकते, सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पाकिस्तान ने मिसाइल मारी, सब कुछ बर्बाद हो गया, आग ही आग लग रही है। अब तो विश्वास करो तुम जीत गए हो भाई। अब क्यों अमन की बात कर रहे हो? नोबडी नोस। अब ऐसा है दिनेश, ऐसा है, पीस इसलिए बात कर रहे हैं, वो PIECE की बात तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास अब पंजाब वाला पीस बचेगा, बलूचिस्तान गया, खैबर पख्तूनख्वा गया, सिंध गया, तो सब उस तरह की बात तो नहीं हो रही है, कुछ पीस वो वाली तो बात नहीं हो रही है। और सवाल ये भी है कि जहां ये कहा जा रहा था कि पानी रोका आप खून बहेगा और इस तरह की बातें की जा रही थी, वहां अचानक ये शांति के कबूतर कैसे उड़ रहे हैं? ये लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और वहां ये कहा जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, शांति की खातिर बात करना चाहते हैं। कहीं यहां कोई शांति सुन ना रही हो। राजस्थान बॉर्डर से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए। BSF ने कहा भारत ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की थी। पाकिस्तान के रहीम यार खान पर भारत ने प्रचंड प्रहार किया था। भारतीय वायुसेना ने काटी थी पाकिस्तान की सप्लाई चेन। अब देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे खबरों में आ रही हैं और बताया जा रहा है कि क्या क्या किया गया था। पहले ये देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो जाहिर है भारत को एक देश के तौर पर जिम्मेदार दिखना है। इसलिए यह बताया गया कि देखिए ये ठिकाने हैं जिनको जहां आतंकवादी हैं उन जगहों पर हमने अटैक किया। लेकिन वहां से जब रिटेलिएशन वहां का सिस्टम करने लगा, वहां की फौज करने लगी, तो फिर तो अच्छी पिटाई होनी थी। और अब पिटाई की परतें खुल खुल कर सामने आ रही हैं। जाहिर है पूरी दुनिया को एक साथ ये भी भारत नहीं बताना ठीक समझ रहा था कि कितना मारा गया है अब, लेकिन हर दिन एक थप्पड़ की कहानी सामने आ जा रही है। और उधर से पीस की बात की जा रही है। मेजर गौरव आर्या, ये तो आप कह रहे हैं कि जिसको जितनी ठंड जितनी बेइज्जती लगती है उतनी वो महसूस करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हर दिन एक चैप्टर उसके सामने ले आया जा रहा है। ये मतलब ये तो बेशर्म के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म पैदा हो ही जाएगी। दिनेश, जैसे प्याज होता है, धीरे धीरे प्याज की परत खुलती है, तब आपको एंड में पता लगता है कि प्याज कुछ होता नहीं है, परत ही प्याज है। हाँ, परत ही प्याज है। परत ही प्याज, परत ही प्याज, परत ही प्याज है। और ये दहशतगर्दी को पालने वाला ही पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। और वहां जितनी परतें आप खोलें, हर परत में सिस्टम को खोलने दहशतगर्द, वहां पर अवाम में अगर देख लें तो वहां पर भी आपको दहशतगर्द मिल जाएंगे। वो जहां वो ये बहावलपुर और ये सब आप देख रहे थे, वहां ये गजब का आपने, लेकिन ये बड़े दिनों तक याद रहेगा कि परत ही प्याज है। परत ही प्याज है। और इनको आप सब, मैं सर यहां पे खड़े हुए हैं, सर आप भी जरा शहबाज शरीफ साहब, आप जीत, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा कि आप जीत? अभी तो आपने फील्ड मार्शल बनाया। इस बात बहुत मुझे वाकई बड़ा उल्लास सा हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पे परतें छीलने पे आंसू किसको आ रहे होंगे? क्योंकि ये ठीक है कि वो बाद में डिस्कवर करेगा कि परत ही प्याज है, लेकिन तब तक तो आंसू बहुत बह गए होंगे। क्या उसी से अब पानी आने वाला है क्योंकि नदियों का रुक गया? हम जीत गए, 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 हम घाव सहलाते हुए, मरहम लगाते हुए हम जीत गए, जीत गए भाई। रोते रोते हम जीत गए। ये शहबाज शरीफ को कोई याद दिलाए कि वो जीत गए हैं, फिर उनको ये पीस टॉक अचानक कैसे याद आने लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर ये सीधी स्ट्राइक देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक के कांटों को जड़ से उखाड़ना जरूरी। हमले गोली का जवाब गोलों से दिया। हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। आप मुझे बताइए,
क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ देश में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत सारी परिभाषाएं बदली हैं। जैसे एक तो ये कि हर एक टेरर का एक्ट अब वॉर का एक्ट माना जाएगा। दूसरे ये भी कह दिया गया कि अब बहुत हो गया डीप स्टेट, बहुत हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर। अब सीधे सीधे इसको ये किन किन लिहाज से महत्वपूर्ण है गौरव? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान को, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं जी, तो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अटैक करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई परिभाषाएं कई चीजें जिनके आवरण में अभी तक चीजें छिपती रही कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, बात ये है ना कि बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोली है कि अब इसको प्रॉक्सी वॉर मत समझना। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, यार हमें पता ही नहीं। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो आते हैं पीटीवी पर, वो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ जो भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इट वाज वेरी बैड। मेरा दिल बहुत दुखा। आगे से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। इट इज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अब बोला प्रधानमंत्री जी ने, भैया ये सब गोलीबाजी मत करो। अगर पाकिस्तानी ने करा है और पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, या फिर कश्मीर के अंदर या भारत में कहीं भी आतंकवाद हुआ है और उसकी जड़ें पाकिस्तान पे मिलती हैं, करने वाला कोई भी हो, आदिल अहमद डर जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो नहीं था, वो लोकल था, कश्मीर से था वो। लेकिन हमने फिर भी बालाकोट करा, तो अब पाकिस्तान को सजा मिलेगी। और पाकिस्तान को सजा मिलेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी। कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे एक्टर स्टेट के हैं और सारे एक्टर्स की जो भी वो एक्टिंग करेंगे सोटू से, अगर आप कुछ भी एक्टिंग करोगे तो भैया स्टेट को सजा मिलेगी, पाकिस्तान को सीधा सजा मिलेगी इसकी। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1947 से सिलसिला चल रहा है। पहला वो आ गए थे, क्या नाम था उनका, जो घुसे थे पहले, कबाइली आ गए थे, वो भी तो आतंकी थे। पहला आप मुहाजिर कहने वाले थे, वो तो जो हिंदुस्तान से गए उनको वहां ट्रीट हुआ, वो भी बेचारे कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। खैर, दिनेश, तीनों मुहाजिर तो बन गए, परवेज भी तो मुहाजिर था, जियाउल हक भी तो मुहाजिर था। यही तो पता नहीं उनको कि उनको कब किस चीज को डिसरिस्पेक्ट करना है, कब किस चीज को रिस्पेक्ट करके सिर पे बिठा लेना है। उनका यही तो दिमागी तवाज़ुन ही तो ठीक नहीं है। बात का सिलसिला जो एक के बाद एक चलता रहा, अब प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि अब आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है, आप ही अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं तो उसका समझिए, हम अटैक करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत पैराडाइम, इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कल्प्रिट है ये, और पहले क्या होता था, किया इसने, लेकिन वो देखो उधर देखो क्या, ये इसने क्या कर दिया, अरे वो देख। अब ये ध्यान बटाने वाली टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। ये कल्प्रिट है, इसने किया है, इसको सजा मिलेगी। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत। अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी, 2 इंजन वाला AMCA मल्टी रोल फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा फाइटर प्लेन, रेडार की पकड़ में नहीं आएगा AMCA। अब ये सवाल ये है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा? किन किन मायनों में खास होगा ये माशाल्लाह? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है, इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है, ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है तो हम उनको पकड़ेंगे। सर इसको थोड़ा समझाएंगे, ये जो हमने बनाया है इसमें खासियत क्या है, जरा इसमें बिग वॉल पे डालिए जरा इसको, और आप सर आइए सामने, और अगर आप इसको समझा पाए हमको, ये किन मायनों में खास क्या क्या ऐसा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहली बात, स्टेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेल्थ का मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया कि इसके ऊपर जब रडार की किरणें पड़ेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ज्यादातर इससे जाएंगी, राइट। लेकिन उसके 2 तरीके हैं। पहला स्टेल्थ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होता है। तो पहला इसकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा आपने डिजाइन नहीं देखा होगा जिस तरीके से कोने ऐसे निकले हुए हैं। इसका मतलब जब रडार की किरणें इसकी पड़ेंगी तो लौट के वहां नहीं जाएंगी, वो इधर-उधर बिखर जाएंगी, इधर-उधर। ओह अच्छा, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ रेडिएशन इज फर्स्ट टेक्निक। अच्छा, ये इसकी सतह को ऐसा बनाया जाता है कि इस पर पड़ने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो वापस वहां रेडार की तरफ ना जाके इधर-उधर छितरा जाएं तो पकड़ में आएगा नहीं। अच्छा, और है ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ का डिजाइन से होगा, ये डिजाइन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा होता है रडार एब्जॉर्बेंट पेंट।
ओके। वो पेंट इस पे लग जाता है तो रडार की जो किरणें आती हैं वो अब्सॉर्ब हो जाती हैं। ओके। तो बहुत थोड़ी सी जो वापस जाएंगी, बहुत थोड़ी जाती हैं। हाँ। नहीं तो इतना बड़ा जहाज होगा तो उसका आना चाहिए कम से कम 1 से 3 स्क्वायर मीटर अच्छा, रडार क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा 0.001, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा, ओके। 1/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो जो रेडार पकड़ता है, मान लीजिए स्टेल्थ के जरिए, मतलब उधर से सिग्नल्स आए, रेडार ने पकड़ा, ये समझ लिया अच्छा इस जगह आ रहा है, उससे उसकी रफ्तार वगैरह किधर जा रहा है, डायरेक्शन, वो सब अंदाजा लगा लिया। दो चीजें होती हैं। हाँ। आप उसकी रफ्तार पता करते हैं, उसकी दिशा पता करते हैं, उसकी पोजीशन पता करते हैं। अच्छा। लेकिन ट्रैकिंग भी उसी के जरिए करते हैं, क्योंकि ओह। उसी पर आप ट्रैक करते हैं। अच्छा। आपकी मिसाइल कहां जाएगी? जी, जी। आपकी मिसाइल वहां जाएगी जहां पर ये सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ओके, तो लेकिन- आपने ट्रैक किया, उसको टारगेट की, उसको क्रॉस सेक्शन में लिया और हिट कर दिया। हिट कर दिया। ओके। अब दूसरी चीज यही नहीं है, एक इसके पीछे अगर आप इंजन बाहर लगाएंगे, इंजन की भी तो वो जाती है, वो जो वोक बोलते हैं हम, वो जाएगी। ओके। उसमें गर्म हवा होगी, राइट। उसको IR सिग्नेचर बोलते हैं, थर्मल सिग्नेचर बोलते हैं। अच्छा। तो वो थर्मल सिग्नेचर भी पिकअप होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर हो गया, एक IR सिग्नेचर हो हाँ, गया। IR हो गया। हाँ। तो IR अब थोड़े दिन में हम लोग भी समझ जाएंगे काफी ज्यादा। IR हाँ, सिग्नेचर हाँ। को भी आप सप्रेस करते हैं, इसका इंजन जो है बाहर उतनी गर्म हवा नहीं छोड़ता है, ओ, तो उसके भी लिए टेक्निक लगानी तो पड़ती वो है। जो मिसाइल जो हीट सीक करके अटैक करती है वो भी नहीं वो पकड़ भी पाती नहीं कर होंगी? पाएगी। ओ, ये सबसे तो ये दूसरी- 5th जनरेशन जो कहा जा रहा है अभी, मतलब जनरेशन वाइज किस तरीके से इंप्रूव हुआ है? 5वें जनरेशन में क्या खास? 5th जनरेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक तो स्टेल्थ होता है, दूसरा इसमें सुपर क्रूज की पावर होती है। इसका इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये क्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के हवा की दुगनी या तिगनी रफ्तार से चल सकता है। बिना आफ्टर आवाज की दुगनी है। आवाज की दुगनी या तिगनी से ओके। ये चल सकता है। ये इसकी सुपर क्रूज इसके अंदर पावर होती है। इसका मतलब इंजन बहुत पावरफुल होता है इंजन पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट। ओके। उसके बाद इसके जो सामान लगे रहते हैं, जो मार करने वाले, जैसे मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो भी बे के अंदर होते हैं। अच्छा, बाहर निकले हुए नहीं रहते? बाहर क्योंकि सिग्नेचर देंगे, रडार सिग्नेचर। अच्छा, जितना बाहर निकला हुआ होगा रेडार को उतना सिग्नल मिलेगा कि वहां से रिफ्लेक्शन होगा, से भी जाएगा, तो बे के अंदर रहेगा, जैसे वो पहिए अपने अंदर समेट लेता है, उसी तरीके से वेपन अंदर समेटे वेपन भी अंदर होगा। तो ये एक बात और होगी। इसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है, आपने अगर वक्त पर पढ़ा दिया होता तो शायद मैं भी एयरफोर्स में कहीं छोटी मोटी नौकरी। इसके बाद एयर सिचुएशन के लिए इसके अंदर होता है एक तो रेडार होता है, जिसको बोलते हैं आइजा रेडार। हमने पहली बार भी बात की थी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। ओके। वो इसके नोज में लगा रहता है। उस रेडार तो सर जब ये घर में बनने लगेगा तो इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन लोगों की जो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ से खरीदे, हमारे यहाँ से घर में बनेगा तो जितना चाहे उतना बना लीजिए, जितना चाहे उतना बना लीजिए। और ये बड़ा थर्राने वाला है दुश्मनों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, सिर्फ दुश्मनों एडवर्सरी के लिए नहीं, कॉम्पिटिटर्स के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए भी। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ की साजिश की जा रही थी, बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहाँ पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहाँ का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। तो एक बात आप और देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन इसको वक्त पर, सही समय आने पर एजेंसीज की तरफ से, हमारी एजेंसीज की तरफ से और सरकार की तरफ से एक के बाद दूसरा परत दर परत सामने आपके रखा जा रहा है। और इसीलिए तब वो लोग, जब हमारे कई समाचार आपके सामने आ रहे थे और वो उंगलियां उठ रही थी, उनको भी ये जवाब मिल रहा होगा। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से सही समय आने पर सूचनाएं दी जा रही हैं ऑफिशियल सोर्सेज से भी। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं, घुसपैठ, इस दौरान जब ये सब चल रहा है, घुसपैठ की कोशिशें भी। देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीद के में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा।
पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए स्मगलिंग तो होती थी, अब इन्फिल्ट्रेशन भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 750 किलोमीटर, राइट, वो इतना मल्टी लेयर्ड है कि वहां से घुसना मुश्किल है। इसलिए अब नेपाल से घुसाओ। नेपाल से आप नेपाल से आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल से इतनी चेकिंग नहीं होती, तो पाकिस्तानी नेपाल से भी आते हैं। फिर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि साहब ठीक है जम्मू में आपने टनल बना दिया, आप टनल से आ गए, फिर कोशिश करेंगे कि साहब राजस्थान से कहीं से, पंजाब से कहीं, जहां जहां से इनको मौका लगेगा ये भारत के अंदर अपने आतंकवादी और अपने लोग, अपने स्लीपर सेल घुसाने की कोशिश करेंगे, जो भारत के समाज में जाके सेट हो जाएं। आपको कुछ नहीं पता, एक बंदा आया, उसने चुपचाप से अपनी आधार कार्ड कहीं से जुगाड़ कर अपनी दुकान लगा दी, वहां पे उसने दुकान लगा दी। दुकान कहां लगाई है? बिल्कुल कैंटोनमेंट के सामने, और उसका कुछ काम नहीं है, छोटा सा कैमरा है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी जासूसी का कारनामा है जो पाकिस्तान, अभी हम लोग ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकती है? ज्योति मल्होत्रा के पास थोड़ा ना कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो माहौल बनाना, पाकिस्तान की एक अच्छी छवि पेश करना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा हो रहा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन भी उसी में एक पजल का एक पीस है कि किस तरीके से वो लोग अंदर आएंगे और किस तरीके से भारत के अंदर ये काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे टुकड़े आप देख रहे हैं जी। पजल का। अगर ये पीस आपने गौर से अगर ये सुना हो, आपके आसपास में समाज में आकर कहीं इस तरह का व्यक्ति खुद को स्थापित करने और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए या दुश्मनों के लिए काम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना को नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर साथ में इसे अंजाम तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी बंकरों को मशीन गन से उड़ाया गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई ये मीडियम मशीन गन 1 मिनट में 600 से 1000 राउंड फायर, 600 से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है, और इसकी मार जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 1.25 किलोमीटर तक होती है। ये देखिए, और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए गए उधर के बंकर्स और चौकियों को। ये देखिए जरा, ये है, अब इसके बारे में जरा मेजर आर्य बताइए। ये एमएमजी है, ये एमएमजी है, ये इसकी बैरल है, हटा सकते हैं ऊपर से, बैरल इसकी चेंज हो जाती है, और बहुत कामयाब, बहुत कारगर हथियार है ये जब ये सपोर्ट में चलता है। इट्स बंकर उड़ा देती है ये भी? नहीं, बंकर नहीं उड़ाती, लेकिन उसको जो मैन कर रहा होगा उसको वो हिट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बंकर उड़ा देती है, लेकिन हाँ एजीएल जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की बीएसएफ वाले बात कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको फायर करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेनेड टाइप के निकलते हैं, अच्छा, उसमें वो पूरा बेल्टेड होता है वो भी, तो वो बहुत घातक होता है अगर आप बंकर पे मारिए। और ये जो है ना, ये जो फायर ले करती है, सप्रेसिव फायर ले करती है, इसके सामने अगर कोई आ गया, दिस इज आल्सो 7.62, ये भी 7.62 है, लेकिन इसके सामने अगर कोई आ गया, बहुत ही जबरदस्त, ये तो बहुत बार चलाया हमने। अच्छा, और कहते हैं सर ये अकेले नहीं चलती, 2-3 लोग होते हैं इसको। हाँ, इसका गन के लिए अलग होगा, एम्युनिशन बॉक्स आपका, इसका ट्राइपॉड लगता है नीचे, अच्छा। ये 3 पैरों वाला जो दिखा रहे हैं, ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड के लिए अलग होता है, अकेला नहीं चला सकता, इट्स वेरी हैवी, लेकिन इसका जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायर पावर। ऑफिसर इसके बारे में जानकारी दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 600 से 1000 गोलियां 1 मिनट में ये पानी की धार तक को रोक सकती है, इस तरीके का इससे गोलियां निकलती है, ये बता रहे थे। अब ये पानी की धार का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उधर खून की धार जरूर बह जाए। हाँ, ये पक्की बात है, और इसके अंदर इसीलिए क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है, बैरल गर्म हो जाती है, इसलिए इसकी दूसरी बैरल, ये स्पेयर बैरल लेके चलते हैं कि जैसे ये गर्म हुई, हटाया, दूसरी बैरल लगाई, कैरी ऑन, और 5 सेकंड लगते हैं बैरल चेंज करने में, 5 सेकंड के अंदर चेंज और कैरी ऑन। तो इनका खास तौर से जो चौकियां, फॉरवर्ड पोस्ट, इन जगहों को आइडेंटिफाई करने और ध्वस्त करने में, और कहते हैं कि न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी चौकियां थी जो तबाह कर दी गई। बिल्कुल ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि ये देखिए ना, जब आप किसी भी चौकी के ऊपर, वहां पे तो इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे एटीजीएम लगा रखा है, इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहां पे आपने ZU-23 लगा रखा है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वहां पे डायरेक्ट लाइन पे आपने L-70 लगा रखा है जिससे आप हवाई जहाज को मारने का जो होता है वो डायरेक्ट लाइन में आपने, तो कहां पे चौकी बचेगी पाकिस्तान की भाई? और ये जो मैंने बताया ना आपको, ये पानी की, मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये जो ऑफिसर हैं उन्हीं ने बताया, इन्हीं साहब ने जो जानकारी दे रहे थे कि इस कदर तेज गोलियां निकलती हैं कि अगर पानी की धार निकल रही है तो उसको रोकने का मादा होता है इसमें, और ये अगर है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस समय, और ये जब तुरंत उसके बाद जब ये ऑपरेशन चल रहा था, या उस दौर में जब हम पूरे दिन देखते थे कोई एक्शन और शाम के समय कोई ब्रीफिंग होती थी, तो उस दौरान ये पूरी बारीक डिटेल्स नहीं दी जा रही थी, कहां कहां क्या हुआ ये नहीं बताया जा रहा था। अब धीरे धीरे करके ये सामने आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि असल में पाकिस्तान को जितनी मार पड़ी हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा, और न जाने कहां कहां पर मार पड़ी। अब ये देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने मार गिराए 413 ड्रोन, पाकिस्तान के निशाने पर था फलौदी का एयरबेस,
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया। इतने सारे ड्रोन, और ये जो मशीन गन के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, एमएमजी है ये, हाँ, मीडियम मशीन गन। मीडियम मशीन गन। अब इसको आपसे वैसे ही समझते जाएंगे जैसे अभी कॉम्बैट जेट्स के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन ये बताया ये गया कि ये ड्रोन्स को भी इसके जरिए मारा गया है। हाँ देखिए, बात यह है ना कि इसका जो इफेक्टिव रेंज है, अगर उसमें कई ड्रोन, एक तो इसका रेट ऑफ फायर काफी हाई है, तो आपने इसको और ये हमें सिखाते भी हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल में, एक रोल में। अब इससे कोई 4th जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तो नहीं गिरने वाला है इससे, लेकिन हाँ, ड्रोन्स आर स्लो मूविंग। अगर स्लो मूविंग ड्रोन है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सामने से आ रहा है, एरियल थ्रेट है, और ये इसकी जद में आ गया, तो ये इसको निपटा देगा। दिनेश, ऐसा है कि जब हम निपटाते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी आपके शो बताया था कि जो जितने का टारगेट है, जितने पैसे का, उसको उतनी। अब ये अगर वो आपने $1000 का ड्रोन भेजा है मेरे पास, जिसका दाम 80,000 90,000 है, तो मैं उसको अपनी एक गोली से मारूंगा ना। नहीं, ये ₹2 वाली परिभाषा सर की बढ़िया है, उसमें अच्छे समझ में आएगा कि अगर ₹100 का उधर से कोई मान लीजिए एरियल थ्रेट आता है, तो इधर से ₹2 वाले हथियार से उड़ा देना चाहिए, तब तो पैसे वसूल है। तो ये अपना किया, ऊपर किया और मारा, लेकिन एक अस्त्र की बात नहीं हो रही जो कि शायद चला था। अच्छा। लॉइटरिंग म्यूनिशन है, नागास्त्रा 1। ओ, वो क्या करता है? वो ये बार बार जो ये टर्म यूज होता है, इसको भी समझ लीजिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये एक्सपर्ट से बात करके ही पता चला मुझे कि मंडराने वाला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे मंडराता रहता है और जहां उसको चाहिए होता है वहां जाकर वो विस्फोटक को गिरा देता है। ये आर्मी के पास है। और जो एक बार बात हो रही थी कि हमने नजदीक वालों को मारा है, वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, वो 400-500 मीटर की ऊंचाई पे घूमता रहता है। अच्छा। लेकिन बैटरी पावर्ड होता है और बहुत छोटा है, रेडार की पकड़ में नहीं आता है। और जहां उसको आपने जीपीएस की पोजीशन दी या आपने उसको रेडार वाली पोजीशन दी, वो वहां आराम से घुस गया, गई वो चीज। तो ये आप कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी और बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली हमको रिवील भी नहीं करना है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप चिंता मत कीजिए। ये सब रिवील है दिनेश, चिंता। अरे इतने में हालत खराब है तो जो अभी रिवील नहीं किया गया है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले सकते हैं बहुत बड़ा फैसला, सुरक्षा के लिए इनवार मिसाइल का ऑर्डर। अब ये क्या है सर, बताइएगा जरा। ये 2 से 3 हजार करोड़ की आती है इनवार मिसाइल, ये 2 से 3 हजार करोड़ की डील है जी। क्या है सर ये इनवार मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अच्छा। ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है, तो आप उससे समझ गए मैंने बनाया है इसको। ठीक है। ये बड़ी जी। बड़ी अच्छी, ये रशियन ओरिजिन की मिसाइल है। अच्छा। लेकिन अब पूरी तरह से इंडिजनाइज हो गई है और जितने नंबर में कहिए उतने में बना देंगे। तो सर ये ATGM, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये जो है, ये टैंक को मारने के लिए गाइडेड मिसाइल है। बख्तर उसके जो आर्मर्ड हिसाब किताब होता है, टैंक बख्तरबंद गाड़ी तो उससे आसान नहीं, मतलब टैंक जिसको ये कहा जाता है कि भेदा नहीं जा सकता, उसको भेद देने वाला ये मामला है। ये कम से कम 8 से 10 इंच का स्टील पेनिट्रेट कर जाएगी। तो ये इस खबर के मायने भारत की सुरक्षा दृढ़ता को बढ़ाने के हिसाब से क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे हमारे पास नाग मिसाइल है, नाग भी यही काम करती है। अच्छा। दैट इज आल्सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हमारे पास ATGM के लॉन्चर्स होते हैं इन्फेंट्री बटालियन में। तो बेसिकली क्या होता है कि टैंक जो है, टैंक एक निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो जब टैंक सामने से आता है, टैंक के अंदर कई किस्म के आर्मर होते हैं, जिसमें से एक रिएक्टिव आर्मर भी है कि टैंक का जो आर्मर है उसके ऊपर बारूद लगा रहता है, उसका कवच है, वो उसका बारूद है, जैसे कोई आया वो फटा, इसको बर्बाद कर दिया। इस तरीके से भी टैंक करता है। लेकिन ये जो इनवार मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसको इंडिजनाइज कर रखा है, इसको भारत के एनवायरनमेंट के लिए इसको मॉडिफाई कर रखा है, और जो पाकिस्तानी टैंक्स या फिर चाइनीज टैंक्स है जो भी सामने आएंगे, उनको किस तरीके से बर्बाद करना है, ये एक उसके लिए पर्याप्त है मिसाइल। तो नाग के लिए मैं एक और खास बता दूं, नाग की बात इन्होंने की। नाग मिसाइल की क्या खास बात है, ये तो सामने जाके टैंक को मारेगा। नाग मिसाइल ऊपर जाती है और ऊपर से अटैक करती है, विच इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक। क्योंकि टैंक का जो ऊपर वाला जो ढक्कन जैसा होता है, वो सबसे कमजोर होता है, कमजोर पार्ट होता है। ओके। वो ऊपर से जाके सबसे मजबूत जो है, अगर ये दिखा दें हम यहाँ पे, अगर टैंक आप डाल सके तो टैंक डालिए जरा यहाँ पे। ये टैंक दिख तो रहा है, लेकिन इसमें जो हमको दिखा, ये ढक्कन जो आप दिखा रहे हैं, एक सेकंड रोकिए, ये जो है ना, अब आपके पीछे देखिए सर, वो बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, सर ने एमका के बारे में बताया था ना कि ऐसे होते हैं। टैंक में भी स्लोप इसीलिए होती है कि सामने से अगर कोई आए तो डिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा होगा, लगेगा तो वो कर देगा। दूसरी ये भी चीज है इसमें कि ये जो ऊपर वाला एरिया है जहां से वो निकलता है,
इसको कुछ कहते हैं सर, मुझे याद आ रहा है रशिया यूक्रेन के समय यूक्रेन ने इसकी इन्वेंट्री बना बना के लॉकेट बना के अपने यहाँ लॉन्च किया था, वो ये बताने के लिए हमने रशियन टैंक मार गिरा। ये देखिए ऊपर से टरेट होता है, टरेट, राइट। ये जो टरेट होता है और टरेट के अंदर से जो कपोला खुलता है जिसके अंदर से वो बंदा निकलता है अंदर से ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टैंक में अगर फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं, 3 मैन क्रू है, तो उसमें गनर होगा, उसमें लोडर होगा, इसमें ये सब होंगे। तो ये ऊपर से जब मारते हैं, जो सर बता रहे हैं ना, जेवलिन भी यही करती है, जो अमेरिका की जेवलिन है, उसने फायर करा, सामने से ऊपर गई, ऊपर से जैसे सांप फन मारता है ना ऐसे, वो ऊपर से आके गिरती है, और वहां पे कोई आपके पास प्रोटेक्शन ज्यादा रहता नहीं है, वो अंदर घुस के हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत झा, वो कह रहे हैं कि भाई आप इतना टेक्निकल बता रहे हैं, हमारे जैसे बिहारी के ऊपर से निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, अगर मान लीजिए चारों तरफ इसके कवच आपने लगा रखा है और ये इसका सेंसिटिव या वल्नरेबल एरिया है, तो वो जो दूसरे एटीजीएम होते हैं वो आके सीधे हिट करते हैं, वो उतना प्रभाव नहीं डालते। नाग ऐसे जाकर और ऊपर से मारता है ऐसे फन, और वहां पर डस लेता है जहां पे तुरंत मौत हो जाती है टैंक की। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अजीत जी ने यह बोला है कि हम जैसे बिहारी को समझ में नहीं आता, डीआरडीओ में कितने बिहारी साइंटिस्ट हैं, मैं आपको यह भी बता दूं, और इंडियन आर्मी में कितने बिहारी जनरल्स हैं एट द वेरी टॉप लेवल, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जासूसी इसलिए कह रहे हैं वो मेरे जैसे पे जोर दे रहे हैं। जासूसी केस में पाकिस्तान के 4 खुफिया एजेंट्स को लेकर जांच चल रही है। ज्योति के मोबाइल से मिले डेटा से हुआ बड़ा खुलासा, चारों एजेंट जासूस ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे। गजब ही कर रही थी तो ज्योति हैं, ये तो मतलब ये केस स्टडी है एक, ये भारत के तमाम लोगों के लिए कि आप ऐसा अगर कहीं होते हुए देखें, अचानक किसी के पास पैसे आते देखें, अचानक उसके पैर धरती में पड़ते ना देखें, अचानक वो कुछ अजीब सा ही हो जाए, तो फिर सतर्क रहिए, क्योंकि हाँ बहुत सारे कह रहे हैं समाज में आके स्थापित होने की कोशिश में तो वैसे ही वो लोग लगे हुए हैं और दिखते भी ऐसे ही हैं आसपास के, इसलिए बहुत ज्यादा दिखने में विभेद नहीं होता, तो बहुत सावधान रहिए। ये लेकिन ये जाल सर जी, ये अगर मान लीजिए कि अब तो कार्रवाई हो रही है, निर्णायक हम देख रहे हैं जी, और थोड़ा लगता है कि चलिए अब वो जगह भी लगता है जहां अनएड्रेस थी, वहां पे भी कुछ हो रहा है, 75 साल में क्या क्या हुआ होगा। नहीं, बहुत ज्यादा। आप ये देखिए ना, 2016 में मंत्री थे किरण रिजिजू उस वक्त, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे देश के अंदर, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं। ये 2016 की बात है। आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि वो संख्या कितनी बढ़ गई होगी। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन रूट, जब पाकिस्तान को यह पता लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब पाकिस्तान को यह पता लगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से हम लोग भारत में नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल हो गया है, 1000 बार कोशिश करें, हो सकता है 1-2 सफलताएं मिले, 999 फेल, उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके आम लोगों के दिमाग में जहर डालना शुरू कर दिया, अलकायदा का, इस्लामिक स्टेट का जहर, इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइजेशन हुआ। देखिए जरा, सावधान रहिए। अगली खबर देखिए, मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने बयान जारी करके कहा कि ऐसा बयान परेशान करने वाला है। भुज की रैली में पीएम ने कहा था, रोटी खाओ चैन से वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। गोली है ही। इसमें पता है खूबसूरती क्या है? लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, कितना मजबूत बयान, बात वो नहीं है। बात यह है कि डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, अगर बात करनी हुई, यहां पे भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम से बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सब खत्म करो, अगर ये सब नहीं खत्म करोगे, चैन से जियो, हमें चैन से जीने दो, रोटी खाओ वरना मोदी की गोली तो है ही। तो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सी, एड्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये अब आवाम के लिए भी, वहां की पाकिस्तान की जनता के लिए भी वक्त आ गया है कि ऐसी आर्मी से, जिसके विषय में कहता है कि बाकी जगहों पर तो देश की आर्मी होती है, यहां आर्मी के लिए एक देश है, ऐसी आर्मी से आप छुटकारा पाइए। शहबाज जैसे लोग जिनको खुद का पता नहीं, ऐसे एलिस इन द वंडरलैंड लोगों से छुटकारा पाइए और अपनी जान बचाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के अधिकारियों से मिलेंगे रक्षा मंत्री। अगली खबर, आईएनएस विक्रांत पर जाकर रक्षा मंत्री नौसेना का मनोबल बढ़ाएंगे। 29 मई को राजनाथ सिंह का आईएनएस विक्रांत का दौरा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जहां एक के बाद दूसरी ऐसी जगहों पर जहां जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री भी यही कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर राफेल और S-400 की तैनाती। बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए भारत का अलर्ट, ये तैनाती भी बहुत खास, ये आप जानते हैं, ये जगह भी, और कई बार आपको मेजर गौरव आर्य ये बता चुके हैं, मुनीर हाट के संदर्भ में भी आपको बता चुके हैं, और यहां पर ये तैनाती बहुत मायने रखती है। लेकिन उनसे एक कमेंट आज का ले लूं।
जी देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से अपने खुद के आर्मी चीफ से लड़ रहा है, अपने खुद के आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट ला रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है इस साल चुनाव करो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है नहीं अगले साल जून जुलाई में करवाऊंगा। तो ये बहुत एक खतरनाक सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर हो रही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस चीन के साथ मिलकर, किसी और पावर के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि सत्ता पर रहे।